अब हम देखते हैं कि मैकियावली शासन पद्धति के बारे में क्या कहता है। यहां तक की बात तो हमने समझी, भाग्य के बारे में क्या कहता है, नैतिकता के बारे में क्या कहता है, वो सब हमने जाना। लेकिन जो मूल चीज़ है, अच्छा राज्य के बारे में भी क्या है, उसका राज्य कैसा है मैकियावली का, वो भी हमने जान लिया। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शासन करने का उसकी तो पद्धति है, तरीका है। हालांकि हमने वो भी जाना शुरू के अंदर कि किस प्रकार से उसने शासन का जो कला है, आर्ट है, तो आर्ट के लिए उसके पास गुण होने चाहिए, वो हमने जाने। लेकिन जो पद्धति है, आर्ट के अलावा जो शासन करने की पद्धति है, वो 2 किताबों में, डिस्कोर्सेस में भी और उसने प्रिंस में भी, दोनों में बताई। तो वो पद्धति कैसी थी वो हम देखते हैं, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। शासन करने का तरीका, शासन करने की पद्धति। एक तो होता है आर्ट, आर्ट में तो ये होता है कि पब्लिक के सामने कैसा बिहेव करना है, विदेशी शासकों के सामने कैसा बिहेव करना है, वो तो आर्टिस्ट के रूप में काम करना हो गया। लेकिन जब शासन करने का जो तरीका चलेगा, वो मतलब ऐसा समझो कि उस आर्ट को दिखाने का भी कोई ना कोई तरीका होगा ना, उस आर्ट को प्रेजेंट करने का तरीका, बस वो तरीका है ये क्या, शासन पद्धति। द डिस्कोर्सेस में मैकियावली ने स्वतंत्रता का समर्थन किया। उसने कहा कि प्राचीन रोम में स्वतंत्रता सभी के लिए उपलब्ध थी, इसलिए विधि निर्माता का यह कर्तव्य है कि वह स्वतंत्रता को संरक्षित करे। 2-3 चीजें इसमें स्पष्ट हैं, विधि निर्माता और स्वतंत्रता, ठीक। और ये बात कहाँ, डिस्कोर्सेस में। बात समझो, देखो डिस्कोर्सेस में जब उसने जो डिटेल बताई वो लीविया के बारे में थी, और लीविया के बारे में थी तो मतलब प्राचीन रोम को उसने लिया। जब लीविया का जो वर्गीकरण कर रहा था, लीविया की व्यवस्था के बारे में बता रहा था, लीविया की स्वतंत्रता के बारे में बता रहा था, उस समय वो रोम के अंदर जो प्राचीन रोम था और उस समय जो स्वतंत्रता थी, उस सब के बारे में वो डिटेल से बता रहा था। तो अब समझना कि वो चाहता क्या था। वो चाहता था, डिस्कोर्सेज में उसने व्याख्या करते हुए कही, किसने, मैकियावली ने, क्या कहा कि स्वतंत्रता होनी चाहिए। पहली बात, सपोर्ट कर रहा है स्वतंत्रता का। दूसरी बात, उसने कहा कि प्राचीन रोम में स्वतंत्रता सभी के लिए थी। पुराना जब रोम था उस समय स्वतंत्रता सबके लिए थी, इसलिए विधि निर्माता यानी वो जो राजा, अभी हमने पढ़ा था, विधि निर्माता यानी जो शासक होगा, द प्रिंस जो होगा, या डिस्कोर्सेज का जो राजा होगा। डिस्कोर्सेज में उसने गणतंत्र की बात की थी, राजा की बात नहीं की। इसलिए जो गणतंत्र होगा, डिस्कोर्सेज के अकॉर्डिंग गणतंत्र के अंदर जो शासक होंगे, तो गणतंत्रात्मक शासक यानी आम जनता द्वारा चुने गए शासक जिसे हम बोल सकते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, सबके सब विधि निर्माता यानी विधि बनाएंगे। जैसे आज बनाते हैं, आज संसद में बैठ के कानून नहीं बनाते क्या, तो वैसे ही तो जैसे अमेरिका क्या है, गणतंत्र है पूरी तरह से। वहाँ जो राष्ट्राध्यक्ष है वो जनता द्वारा चुना जाता है और गणतंत्रात्मक व्यवस्था वहाँ पर है। तो उस प्रकार के गणतंत्र की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम समझेंगे कि वहाँ जो विधि निर्माता यानी कानून निर्माण करने वाले जो लोग हैं, वो स्वतंत्रता को संरक्षित करने के लिए यानी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए कानून बनाएंगे। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। कहने का मतलब ये था उसका कि जो शासन की पद्धति होगी यानी जो शासन करने की कला है, उस कला को चलाने के लिए जो पद्धति काम में ली जाएगी, ठीक है, उस पद्धति के अंदर उसने डिस्कोर्सेज में तो क्या कहा और द प्रिंस में क्या कहा, आगे प्रिंस के बारे में पढ़ेंगे अपन। तो डिस्कोर्सेज में उसने साफ साफ कह दिया, क्या कहा कि जो गणतंत्र होगा उस गणतंत्र में कुछ लोग कानून बनाने वाले होंगे। तो जो लोग कानून बनाने वाले होंगे, जो लोग भी कानून बनाने वाले होंगे, वो लोग इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि कानून बना करके हम स्वतंत्रता को बढ़ा रहे हैं, गिरने नहीं दे रहे। क्योंकि प्राचीन रोम के अंदर ऐसा ही हुआ करता था, स्वतंत्रता बढ़ाई ही जाती थी। ये बात तो किसमें हुई, डिस्कोर्सेज में, क्या कि कानून निर्माता स्वतंत्रता को बढ़ाने पे जोर देंगे। दूसरा, मैकियावली ने अपनी रचना द प्रिंस, अब बात किसकी आ रही है, द प्रिंस की। द प्रिंस, द डिस्कोर्सेज, इन दोनों में शासन पद्धति का वर्णन किया, तो बात स्पष्ट होगी ना कि दोनों किताबों के अंदर शासन पद्धति बताई उसने, ठीक है। ये लाइन ऊपर लिखना भाई, जब आप लिखो तो ये लाइन यहाँ गलत आ गई, ये लाइन ऊपर होनी चाहिए कि मैकियावली ने अपनी रचना द प्रिंस और द डिस्कोर्सेज में शासन पद्धति का वर्णन करता है। ये बात ऊपर लिखे, उसके बाद ये लाइन लिखना, ठीक है ना। ये लाइन ऊपर नीचे हो गई, प्रिंटिंग मिस्टेक संभव है, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ भी लाइन तो सही है, लेकिन अगर इसको पहले पढ़ोगे तो बेस्ट समझ में आएगा क्या कि मैकियावली ने अपनी रचना प्रिंस में और डिस्कोर्सेज में, इन दोनों के अंदर किस चीज़ का वर्णन किया, शासन पद्धति का वर्णन किया। और वो शासन पद्धति का वर्णन करते समय वो पहले किसकी बात कर रहा है, डिस्कोर्सेज की, और उसके बाद में हम बात कर लेते हैं द प्रिंस की, ठीक है। तो द प्रिंस में वो क्या कहता है, डिस्कोर्स की तो हमने पढ़ ही लिया। द प्रिंस में कहता है कि शक्तिशाली राजा का वो समर्थन करता है। यहाँ किसका कर रहा था, गणतंत्र का, यहाँ किसका कर रहा है, शक्तिशाली राजा का।
डिस्कोर्स में गणतंत्र, अब डिस्कोर्स यहाँ तो क्या करा है वो, प्रिंस में शक्तिशाली राजा का समर्थन और डिस्कोर्स में गणतंत्रात्मक राज्य का समर्थन करता है। तो ये दोनों लाइनें जो है ना, ये यहाँ गलत हो गई। इन दोनों को ऊपर लिखना, उसके बाद डिस्कोर्स लिखना। क्लियर, समझ में आ गई होगी बात। प्रिंटिंग मिस्टेक संभव है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। मैकियावेली व्यावहारिक रूप से निरंकुश राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना तथा सिद्धांत में उसने गणतंत्र को सर्वश्रेष्ठ माना। अब समझो काम की बात, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। इन दोनों को ऊपर लिख देना और फिर डिस्कोर्स के बारे में लिखना, कोई बड़ी बात नहीं है। बात उतनी है कि द प्रिंस में राजा को महत्व देता है और डिस्कोर्स में वो गणतंत्र को महत्व देता है, और दोनों में, प्रिंस में और डिस्कोर्स में, वो शासन पद्धति के बारे में बताता है। और डिस्कोर्स में वो विशेष रूप से कहता है कि जो विधि निर्माता, जो गणतंत्र में विधि निर्माता होंगे, वो स्वतंत्रता पर जोर देंगे। इतनी बात तो हमने जानी, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात और आती है। क्या? उसमें ही मैकियावेली कहता है कि व्यवहारिक रूप से तो निरंकुश राजतंत्र, प्रैक्टिकली जो है ना, वो निरंकुश राजतंत्र हो सकता है सबसे बेस्ट, क्योंकि प्रैक्टिकल में गणतंत्र आ नहीं सकता। बेस्ट गणतंत्र जिसकी हम बात करते हैं ना, वो प्रैक्टिकली संभव नहीं है। प्रैक्टिकली तो कौन सी चीज संभव है? निरंकुश राजतंत्र। तो मैकियावेली व्यवहारिक रूप से निरंकुश राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली मानता है, और सिद्धांत में यानी थ्योरी में, थ्योरी की बात करें तो उसमें गणतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन मानता है। भाई कहने को तो सबसे बेस्ट कौन सा है? गणतंत्र। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम बात करते हैं तो राजतंत्र ही सबसे बेस्ट आता है, गणतंत्र सबसे बेस्ट हो नहीं सकता। जब हम उसे प्रैक्टिकल में लेके आते हैं ना, तब संभव नहीं है। बाकी सैद्धांतिक रूप में होना चाहिए क्या? गणतंत्र। समझ में आ गई बात। सीधी सीधी दो लैंग्वेज ध्यान रखना, जो सैद्धांतिक और व्यवहारिक। सैद्धांतिक रूप से गणतंत्र बेस्ट और व्यवहारिक रूप में राजतंत्र बेस्ट। क्लियर। और राजतंत्र का वर्णन द प्रिंस में और डिस्कोर्सेज में गणतंत्र का उल्लेख, ये भी क्लियर हो गई। प्रिंस का मतलब तो राजा ही है, तो राजतंत्र हो ही गया। और डिस्कोर्सेज में गणतंत्र का उल्लेख है, ये बात बार बार एग्जाम पूछी जाती है, इसको आप विशेष ध्यान में रखना कि जो है गणतंत्र का उल्लेख मैकियावेली ने किस किताब में किया, तो किसमें किया? डिस्कोर्सेज में। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि गणतंत्र शासन में सुरक्षा बेहतर होती है। गणतंत्र में सबसे बड़ा फायदा क्या है? उसमें सुरक्षा बेहतरीन होती है, इसलिए उसने सबसे बढ़िया बताया। लेकिन चूंकि वो प्रैक्टिकल में नहीं आ सकता गणतंत्र, तो दिक्कत है। ठीक है, तो गणतंत्र के अंदर शासन में सुरक्षा बेहतर होती है। उसने कहा कि आम नागरिकों का सामूहिक विवेक, गणतंत्र में क्या होता है? आम नागरिक, जो आम पब्लिक होती है, उसका सामूहिक विवेक काम करता है। सामूहिक विवेक एक व्यक्ति के विवेक से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। निश्चित रूप से एक व्यक्ति का दिमाग होगा, उससे ज्यादा किसका होगा? कुछ लोगों का। तो गणतंत्र में कुछ लोगों की चलती है, एक व्यक्ति की नहीं चलती। तो कुछ लोगों का दिमाग होगा तो निश्चित रूप से बढ़िया चलेगा। तो वो यही कहता है कि आम नागरिकों का सामूहिक विवेक बेस्ट है, इसलिए गणतंत्र बेस्ट है। लेकिन प्रैक्टिकल में है कि नहीं, ये वो कहता है कि प्रैक्टिकल में इतना बढ़िया नहीं हो पाता। प्रैक्टिकल में तो राजतंत्र ही सही चलता है। ठीक है। अगली बात इसमें एक और आती है महत्वपूर्ण रूप से शासन पद्धति में ही, और वो ये आती है, वो उसने मैकियावेली ने स्पष्ट रूप से शासन पद्धति में ही कहा क्या, कि गणतंत्र शासन सर्वश्रेष्ठ होता है, लेकिन यह उन्हीं समाजों में लागू हो सकता है जहां व्यक्ति सद्गुणी हो। सबसे बेस्ट है गणतंत्र, लेकिन वो प्रैक्टिकल में क्यों नहीं आता? क्योंकि लोग सद्गुणी नहीं होते, दिक्कत ये है। लेकिन जिन समाजों में व्यक्ति सद्गुणी है, वहां प्रैक्टिकली इसे लागू करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सद्गुणी हो वहां चल सकता है, लेकिन सद्गुणी नहीं है वहां नहीं हो सकता। अब ऐसे समाज उसने बताया भी, उसके अनुसार स्विट्जरलैंड जैसे देश, वहां पर संभव है। ठीक है, ये प्रणाली लागू की जा सकती है क्योंकि यहाँ के व्यक्ति सद्गुणी हैं। तो जिन देशों में, जिन समाजों के अंदर व्यक्ति सद्गुणी है, वहाँ जो है वो सिस्टमेटिक रूप से गणतंत्र लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, गणतंत्र सक्सेस है। लेकिन जहाँ पर हम बात करें कि लोग सद्गुणी नहीं है, वहाँ गणतंत्र संभव नहीं है, वहाँ तो फिर आपको राजतंत्र ही लगाना पड़ेगा और द प्रिंस ही एक्टिव करनी पड़ेगी। क्लियर। अब बात आती है मैकियावेली के अनुसार शक्ति यानी पावर। मैकियावेली के अकॉर्डिंग शक्ति क्या चीज़ है? चूंकि वे तो साफ कहता है कि शक्तिशाली होना चाहिए राजा को, और शक्ति होनी ही चाहिए। शक्ति नहीं तो राजा नहीं। राजा किस काम का? क्योंकि राजा का तो नैतिक दायित्व ही एक है, क्या? राज्य को ताकतवर बनाना। और राज्य ताकतवर होगा तभी सारे काम होंगे, तभी व्यक्ति का जीवन और संपत्ति सुरक्षित रह सकती है, जो कि मेन टारगेट है राज्य बनाने का। इसलिए राज्य बनाने का जो मेन टारगेट है वो तभी पूरा हो सकता है जब राज्य शक्तिशाली हो, और इसलिए वो किसकी बात करता है? शक्ति की बात करता है। मैकियावेली ने शक्ति राजनीति का समर्थन किया है, क्योंकि शक्ति होगी
तो राजा जो है वो व्यक्ति के जीवन और संपत्ति को बचा सकता है, शक्ति नहीं तो कुछ नहीं। उसने केंद्रित शक्ति का समर्थन किया। केंद्रित शक्ति मतलब जैसे राजा के पास या गणतंत्र में एक गण हो, एक गुट हो उसके पास, इस प्रकार केंद्रित शक्ति का उसने समर्थन किया। शक्ति को बढ़ाने के लिए बल प्रयोग। अब शक्ति किससे आएगी? अगर शक्ति साधारण रूप से बढ़ रही है ठीक, नहीं तो बल प्रयोग करके शक्ति बढ़ाओ। तो बल प्रयोग करके शक्ति बढ़ाने का उसने प्रयास किया। ठीक है, बढ़ाने के बल प्रयोग को अंतिम विकल्प। अच्छा एक बात और समझना, उसने केंद्रित शक्ति का समर्थन जो किया, उस केंद्रित शक्ति के समर्थन के लिए या शक्ति को बढ़ाने के लिए उसने कहा कि अंतिम प्रयोग, बल प्रयोग तो है ही है भाई, बल प्रयोग आखिरी होना चाहिए। अगर साधारण रूप से बढ़ रहा है, मैंने कहा ना साधारण रूप से अगर शक्ति बढ़ रही है तो ठीक, लेकिन अगर नहीं बढ़ रही है शक्ति तो अंतिम रूप से बल का प्रयोग आप कर सकते हैं। ये अंतिम प्रयोग होगा बल का प्रयोग करना। हिंसा का प्रयोग शीघ्रता से, बर्बर और त्वरित रूप से करना चाहिए। हिंसा का जब प्रयोग करो ना तो बर्बर रूप से करना, जब करे तो, नहीं करे तो ठीक, लेकिन जब करे तो इतना त्वरित होना चाहिए, इतना बर्बर, इतना खतरनाक होना चाहिए कि लोगों को संभलने का मौका नहीं मिलना चाहिए। अन्यथा हिंसा जब राजा करेगा तो तुरंत जनता संगठित होकर के राजा के खिलाफ भी खड़ी हो सकती है। लेकिन जब राजा या तो हिंसा करे नहीं, और जब करे तो जिस प्रकार से एक शेर जो है झपट्टा मारता है ना शिकार पे, बस उसको कोई मौका नहीं मिलता, वैसे ही राजा को भी कोई मौका नहीं देना चाहिए। फिर जब हिंसा करे तब तो राजा को करनी चाहिए, नहीं था राजा को हिंसा नहीं करनी चाहिए। और जब हिंसा करे तो खतरनाक होनी चाहिए, फिर उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हिंसा का प्रयोग शीघ्रता से, बर्बर, त्वरित रूप से करना चाहिए। मैकियावेली किसी भी साधन का प्रयोग करके शक्ति अर्जित करने की बात करता है। वो कहते हैं बल प्रयोग करो, चाहे आप हिंसा करो और चाहे और कुछ करो, चलेगा। राजा के लिए सब कुछ मान्य है, बस उसको एक काम करना है, राज्य को सुदृढ़ करना है, राज्य को शक्तिशाली बनाना है और अपने पास शक्ति बढ़ानी है। अब उसके लिए क्या करो, सब छूट है। उसके बाद आता है मैकियावेली के लिए शक्ति अर्जन ही राजनीति का मूल उद्देश्य है, मेन टारगेट पावर। इटली को शक्तिशाली बनाने के लिए नागरिक सेना बनाने का उसने समर्थन किया। ये बात हमने बार बार पढ़ी। उसने कहा कि इटली शक्तिशाली बने, इटली एकीकरण हो, उसके लिए नागरिक सेना जरूरी है, सरकारी सेना होनी चाहिए, प्राइवेट सेना, ठेके वाली सेना नहीं चलेगी। मैकियावेली में आधुनिक राजनीतिक विचारों का शुरुआती बीज पाया जाता है। मैकियावेली में क्या पाया जाता है कि आधुनिक राजनीतिक विचारों का, जो आधुनिक राजनीतिक विचार है ना, वो शुरुआत मैकियावेली से होते हैं, क्योंकि प्लेटो अरस्तू के जो विचार हैं वो प्राचीन राजनीति में रह जाते हैं। तो आधुनिक राजनीति की जो बीज हैं वो शुरुआत वो मैकियावेली से ही होती है। ठीक है, तो मैकियावेली आधुनिक राजनीतिक विचारों का शुरुआती बीज पाया जाता है। उसने संप्रभुता स्पष्ट शब्द काम में नहीं लिया, लेकिन संप्रभुता की बीज तो है ना उसमें, जो अविभाज्यता, निरंकुशता हमने पढ़ी थी, वो बीज है। भाषा पर आधारित राष्ट्र राज्य और दूसरा राष्ट्र राज्य। राष्ट्र राज्य की बात उसने कही, अब तक नगर राज्य थे, अब राष्ट्र राज्य आ गया। हाँ, ये ध्यान रहे, उसने भाषा आधारित राष्ट्र राज्य की बात कही थी। फिर धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र जैसे राजनीतिक विचारों की उसने जो रूपरेखा रखी, वो आधुनिक जो है वो राजनीति की विशेषताएं हैं। ये आधुनिक राजनीति में चीजें पाई जाती हैं जो उसने अपने विचारों में दी थी। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा शक्ति की कितनी महत्वपूर्ण उसके लिए। वो कहता है शक्ति होगी तो राज्य ताकतवर होगा। उसको प्राप्त करने के लिए आप बल का प्रयोग भी कर सकते हो, आप हिंसा भी कर सकते हो, कुछ भी करो, मूल टारगेट शक्ति अर्जित करना है, शक्ति प्राप्त करना है। अगली बात आती है राष्ट्रवाद। ये भी बड़ा, जब जहाँ शक्ति आ गई ना वह राष्ट्रवाद आएगा। जब उसने वो साफ ही करा है कि नगर राज्य से राष्ट्र राज्य की बात कर रहा है, तो निश्चित रूप से वो राष्ट्रवाद की बात ही कर रहा है। और जब राष्ट्रवाद की बात कर रहा है तब क्या है, राष्ट्रवाद की उत्पत्ति का आधार क्या होगा, वो कैसे पैदा होगा राष्ट्र राज्य। मैकियावेली के विचारों के अंदर ये बात स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। कैसे, वो देखते हैं। मैकियावेली के लिए राष्ट्रवाद का अभिप्राय राष्ट्र को शक्तिशाली बनाना है। राष्ट्रवाद का मतलब ये है राष्ट्र शक्तिशाली बने। और ये मैकियावेली के अकॉर्डिंग क्या, स्पष्ट रूप से हम सब जानते हैं कि राष्ट्रवाद यानी राष्ट्र ताकतवर, राष्ट्र में कमी नहीं हो, तभी तो हम राष्ट्र पे गर्व कर सकेंगे। राष्ट्रवाद यानी राष्ट्र पे गर्व करना, राष्ट्र सब कुछ मानना, राष्ट्र को अपने प्राणों से भी ज़्यादा महत्व देना, वो राष्ट्रवाद है। और वो कब दे सकते हो आप, वो तभी दे सकते हो जब आपका राष्ट्र शक्तिशाली हो, और तब जाकर के आप ये कह सकते हो कि दुनिया के हर राष्ट्र से हम टक्कर लेने की स्थिति में हैं। तो राष्ट्र को क्या बनना चाहिए, शक्तिशाली बनना चाहिए। राष्ट्र को शक्तिशाली करने का आशय इटली की शक्तियों को एक राजा में केंद्रित करना था, इसलिए उसने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया। अब वो कहता है कि राष्ट्र शक्तिशाली होना चाहिए, राष्ट्रवाद मतलब राष्ट्र शक्तिशाली होना चाहिए। और राष्ट्र शक्तिशाली कब होगा, जब एक राजा होगा और उसमें सारी शक्तियां होंगी,
और वो राजा जो है वो पूरे इटली के ऊपर जो छोटे मोटे नगराज्य हैं उन सबको जीत करके और एक इटली का झंडा वहाँ लगा देगा और वो इटली राष्ट्र बनेगा और उसके सामने सब कुछ कमज़ोर होगा, वही सबसे बड़ी ताकत होगा। तब जाकर के राष्ट्र बनेगा और तब हम उस राष्ट्र पे गर्व कर पाएंगे और तब राष्ट्रवाद आएगा। तो कहने का मतलब वो कहता है कि नगराज्यों को समाप्त करो, राष्ट्र राज्य लेके आओ और सभी नगरों को समाप्त करके और एक राष्ट्र यानी इटली राष्ट्र बनाओ। ये वो चाहता था, मेन टारगेट उसका यही था। ठीक है, तो राष्ट्र को शक्तिशाली करने का आशय है इटली की शक्तियों को एक राजा में केंद्रित करना, इसलिए उसने निरंकुश राजतंत्र का क्या किया था, समर्थन किया था। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट जो कंसेप्ट है अपना वो ये कि मैकियावेली अपने युग का शिशु था, यह एक संकीर्ण विचारक था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। कई लोग ये कहते हैं कि मैकियावेली अपने युग का शिशु था, कई कहते हैं कि संकीर्ण विचारक था, काय का अपने युग का शिशु था। ठीक है, संकीर्ण सोच थी उसकी। इस प्रकार से दोनों में से कौन सी चीज़ है उस एनालिसिस पे हम जाएंगे। तो उसको जाने सबसे पहली बात डनिंग के विचार को हम पढ़ेंगे। डनिंग क्या कहता है कि मैकियावेली अपने युग का शिशु था। मैकियावेली क्या था, अपने युग का शिशु। दूसरी बात जोन्स, WT जोन्स क्या कहता है, वो कहता है कि मैकियावेली अपने युग का श्रेष्ठ सारांश था, सार था, बेस्ट जो है रिजल्ट, श्रेष्ठ सारांश, अपने युग का बेस्ट रिजल्ट, श्रेष्ठ सारांश था। मतलब कुल मिलाकर के उसके युग का इफेक्ट उसके ऊपर था, तो उसे युग का शिशु ही कहो। आप उसे ये क्यों कहते हो कि वो संकीर्ण विचार रखता था, उसको ये कहो कि उसके युग जो जहाँ कुछ घटित हो रहा था उसका उसके ऊपर इफेक्ट पड़ा, सीधी सी बात है। उसे आप संकीर्ण विचार क्यों कर रहे हो। फिर उसके बाद मैकियावेली के समस्त विचार पुनर्जागरण, शक्तिशाली निरंकुश राजतंत्र, इटली की दुर्दशा, इन सब का जो व्यवहारिक अनुभव जो उसने देखा, वो जिसमें विशेष रूप से सावरनोला की मृत्यु, ये एक व्यक्ति था जिससे वो काफ़ी प्रभावित था, सावरनोला, और उसकी जैसे मृत्यु हुई उसका भी उसके ऊपर इफेक्ट पड़ा। पादरियों की विलासिता उसने देखी, तब वो चर्च के खिलाफ हो गया, आदि सबसे वो प्रभावित था। कहने का मतलब ये उसके समय में घटित हुआ। आज अगर आपको ये कहा जाए कि आसाराम बापू क्या था, तो आप निश्चित रूप से कहोगे ना कि एक विलासी व्यक्ति था और कुछ नहीं था। और अगर आज के 10 साल या 15 साल पहले कहे तो कोई बहुत बड़ा संत साहब। तो इस प्रकार से जो है ना, ये चीज़ें ये क्या हैं, ये वो हैं जो आप प्रैक्टिकली अनुभव करोगे और जैसा अनुभव करोगे वैसी व्याख्या करोगे। ठीक है, अगर मैं ठीक नहीं पढ़ाता तो आप निश्चित रूप से कहोगे गुरुजी को काम का, और अगर मैं आपको अच्छा समझा पाता हूँ तो आप कहोगे कि हाँ ठीक है मामला चलेगा, या बेस्ट गुरुजी हैं, कुछ भी कह सकते हो, वो आगे अगली बात। लेकिन कम से कम अगर समझ में आता है तो ये तो नहीं कह सकते कि नहीं कौन काम को मास्टर। ठीक है, ये तो नहीं कहोगे उस स्थिति में। तो इसी प्रकार जैसा आपने अनुभव किया वैसा ही आप एक्सप्लेन करोगे। तो मैकियावेली के साथ भी यही था, जो उसने देखा वो एक्सप्लेन कर दिया। क्या देखा उसने, तो हमने जाना कि उसने पुनर्जागरण को देखा, उसने शक्तिशाली निरंकुश राजाओं को देखा जो ताकतवर थे, उसने इटली की दुर्दशा को देखा और दुर्दशा को समाप्त करना चाहता था। वो व्यवहारिक अनुभव उसको जो है, वो प्रैक्टिकल जो भी अनुभव था, वो जो इसके अंदर सावरनोला की जो मृत्यु, पादरियों की विलासिता, ये सब उसने देखी और उसका इफेक्ट उसके ऊपर पड़ा और उसी की उसने वर्णन या व्याख्या कर दी। अब बात आती है कि मैकियावेली जो है वो आधुनिक राजनीतिक विचारक है क्या। हम कैसे कह सकते हैं कि मैकियावेली आधुनिक राजनीतिक विचारक है, क्या आधार है हमारे पास। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसके ऊपर जो लाइन मैंने लिखी है ये सब के सब इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देखना। डनिंग के अनुसार मैकियावेली अपने युग का शिशु था, ये बात तुमने बार बार पढ़ी है कि अपने युग का शिशु था, लेकिन अगली लाइन और सुनना। इसके साथ साथ उसने एक बात और कही थी डनिंग ने, वह प्रथम आधुनिक राजनीतिक चिंतक भी था, पहला आधुनिक। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि प्लेटो अरस्तु पहले के थे। आधुनिक का मतलब है कि इसके जो विचार थे वो आज के विचारों से मिल रहे हैं, यहीं से आधुनिक विचार शुरू होते हैं। अब तक राजनीति जो थी, मैं जब हम प्लेटो की बात करते तो उसको तो सीधा सीधा हम ये कह देते हैं कि प्लेटो राजनीतिक दार्शनिक है, और जब अरस्तु की बात करते हैं तो मैं कह देते हैं कि अरस्तु राजनीति वैज्ञानिक तो है लेकिन उसके ऊपर राजनीतिक दर्शन का प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही हम मैकियावेली में आते हैं उसके ऊपर दर्शन नाम का कोई इफेक्ट नहीं है, वो साफ साफ धर्म को उठा करके साइड में करता है, नैतिकता को उठा के साइड में करता है। वो कहता है कि राजनीति बिल्कुल इन दोनों से अलग है और वो लोग बिल्कुल हटा नहीं सकते उनको, धर्म और नैतिकता और उन चीज़ों से पूरी तरह से अलग नहीं कर पाए वो लोग। तो इसलिए मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक कह सकते हैं। अब वो कारण ये सामने है आपके, प्रथम ही क्यों कह सकते हैं मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक हम इन कारणों से कह सकते हैं। पहला,
यथार्थवादी उसका दृष्टिकोण, वो सीधी सीधी बात करता है कि राजा को ताकतवर होना चाहिए, नैतिकता से कुछ नहीं, राजा के लिए एक ही नैतिकता है और वो है कि राजा राज्य को शक्तिशाली सुदृढ़ बनाए, यही राजा की नैतिकता है। तो यथार्थवादी था वो, पहली बात प्रैक्टिकल सोचता था। दूसरा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण था उसका, वो साफ कहता था कि राजा को लोमड़ी की तरह चालाक और शेर की तरह ताकतवर होना चाहिए। कहने का मतलब साइकोलॉजिकल कंट्रोल होना चाहिए आम जनता के ऊपर, ये वो चाहता था। और उसने किया, उसने कहा कि दिखना चाहिए राजा को ऐसा अच्छा, लेकिन होना कभी नहीं चाहिए। इसका मतलब साइकोलॉजिकल कंट्रोल होना चाहिए। तो मनोवैज्ञानिक रूप जो है उसका वो दृष्टिकोण जो आधुनिक विचारकों से मिलता है। अगली चीज, धर्म और नैतिकता का राजनीति से अलग कर देना, दोनों को उठा के साइड में कर दिया उसने, धर्म को नैतिकता को किया था। तो वो आधुनिक राजनीतिक बनाने का ही तो हुआ। तो कहने का मतलब प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक वो दिख रहा है। अगली बात, संप्रभुता की धारणा की स्वीकृति, ध्यान रहे संप्रभुता शब्द उसने नहीं दिया था, लेकिन उसके कंसेप्ट को उसने स्वीकार किया था। संप्रभुता के कंसेप्ट को स्वीकार किया था, संप्रभुता शब्द को उसने स्वीकार नहीं किया था, नहीं उसने अपनी जबान से कभी संप्रभुता शब्द बोला था। ठीक है, राष्ट्र राज्य का जनक था ही था, तो वो भी आधुनिक अवधारणा है। पहले नगराज्य हुआ करते थे, अब राष्ट्र राज्य होते हैं, तो आधुनिकता का प्रथम विचारक ही हुआ। शक्ति की राजनीति का जनक, बिल्कुल शक्ति राजनीति आधुनिक कंसेप्ट है, प्राचीन राजनीति नहीं थी शक्ति राजनीति। व्यक्तिवाद का पूर्वगामी, भौतिकवाद का पूर्वगामी और संघ राज्य यानी राष्ट्र राज्य, पूरे राज्यों को एक करना, संघ बनाना, जैसे इटली को पूरे संघ में मिलाना चाहता था। तो संघ राज्य का पूर्वगामी, भौतिकवाद का पूर्वगामी और व्यक्तिवाद का पूर्वगामी व्यक्ति था। इसलिए हम कह सकते हैं, इन सब कारणों से हम कह सकते हैं कि मैकियावेली प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक था। ये शब्द याद रखना सारे, लाइनें बहुत जरूरी हैं, क्योंकि आपको पूछा जाएगा प्रश्न कैसे होगा कि निम्न में से कौन सा आधार गलत है जो मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक सिद्ध नहीं करता। तो फिर वो इनसे अलग होगा, इनमें से सारे होंगे और एक अलग होगा, वो आपको ढूंढना होगा। इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो और प्रश्न तो कैसे बन सकता है, प्रश्न तो बनाने वाले पर निर्भर करता है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और ये कंसेप्ट अगर क्लियर है तो निश्चित रूप से आपको सफलता की तरफ बहुत तेज गति से लेके जाएगा, क्योंकि पाश्चात्य विचारक और भारतीय विचारक क्लियर होने का मतलब आधी राजनीति विज्ञान क्लियर, क्योंकि राजनीति जो पूरी चलेगी वो किसी न किसी विचारक से जुड़ी हुई तो होगी। हमारे सब लगभग विचारक जब क्लियर होंगे, सबसे पहले मैंने विचारक या राजनीतिक सिद्धांत जब पढ़ाता हूँ, दो ही चीज़ें पहले पढ़ाता हूँ, या तो राजनीतिक सिद्धांत पहले पढ़ाता हूँ या विचारक पहले पढ़ाता हूँ। अच्छा, एक खुशखबरी की बता दूँ मैं आपको, जल्द ही मैं नेट के लिए राजनीतिक सिद्धांत की किताब शुरू कर रहा हूँ, इसमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, जो आपके फर्स्ट पेपर में, इसमें फर्स्ट ग्रेड में भी है। मैं पढ़ाऊँगा लेकिन उनको यूट्यूब पे, तो वहाँ भी आप लगातार क्लासें ले सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप जिन बच्चों को ज़्यादा पढ़ना हो तो उनके लिए निश्चित रूप से लें, और जिनके पास समय है वो भी लें। जिनके पास समय कम है कोई दिक्कत नहीं, वो इनको पहले पढ़े, बाद में पढ़ लेना, वो यूट्यूब पे पूरी तरह सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना और भी है, वो ये कि जो भारतीय संविधान जो है, जो कि मैं यूपीएससी, आरपीएससी और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो जरूर देखना डेली, क्योंकि उससे आपकी पॉलिटी जो संविधान है ना वो मजबूत होगा, और संविधान मजबूत होना सबसे बड़ी बात है। फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस के अंदर कम से कम 20 क्वेश्चन पॉलिटी से जुड़े हुए होंगे, और अगर उनको सीधा कंट्रोल कर लिया ना, दुनिया से बहुत आगे निकल गए। प्रश्नों की संख्या बढ़ाना है अपने को, अब वो कैसे ही बढ़े जाए, वो वहाँ यूट्यूब पे फायदा, वहाँ जो क्लास चल रही है उनका फायदा उठाना है आपको, वो पॉलिटी चलेगी। ठीक है, जो एम लक्ष्मीकांत प्लस बैरेक्ट दोनों को मिला कर क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं, तो वो पूरी तरह से आप उसको तैयार करें, निश्चित रूप से उसका बड़ा लाभ मिलेगा। यहाँ ही चल ही रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ जो पढ़ा दिया वो यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, यहाँ का अलग सिस्टम है जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस यहाँ चल रहा है। वहाँ आपके कंसेप्ट क्लियरिटी, नॉलेज, उन सब के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि वो चीज़ें अलग है, सिस्टम अलग है, नेट की एग्ज़ाम अलग होती है, आपका अलग होता है। ठीक है, लेकिन अब जैसे स्वतंत्रता है तो स्वतंत्र तो सेम ही है, कंसेप्ट बराबर चलेगा, वो दोनों के लिए सेम है। ठीक है, उसमें तो कोई चेंज नहीं है, वो तो मैं वीडियो ही आपको वैसे के वैसे प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि उसमें तो कोई परिवर्तन होना ही नहीं है। जो राजनीतिक सिद्धांत के 5-7 लेसन है वो तो यूं की यूं मिलेंगे आपको, सेम होंगे, चाहे वहाँ यहाँ वापस बोल दूंगा, चाहे कोई दिक्कत नहीं, उनको वापस समझा दूंगा, किंतु वो सेम है, वो और ये बिल्कुल सेम रहेंगे। तो इसलिए उनको आप जरूर पढ़ें, जल्द ही स्टार्ट कर रहा हूँ वो भी मैं। तो इन चीज़ों के ऊपर आप विशेष रूप से गौर करते हुए लगातार पढ़ते जाएँ। मुझे विश्वास है कि पॉलिटिकल साइंस में आप आने वाले 4 से 6 महीने में बहुत अच्छी ग्रिपिंग कर पाएंगे, अच्छा कंट्रोल हो जाएगा। फिर कहीं से पढ़ो ना, कहाँ दिक्कत है। अच्छा, एक बात और बता दूं, आप पॉलिटिकल साइंस में ये देखो कि जैसे एक मेरे से पढ़ करके आप विद्वान बन जाओगे, ऐसा नहीं है। पहले आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको कमांड करो,
पूरी तरह से याद करो। एक टीचर, जैसे मेरे पढ़ रहे हो तो मेरे वाला सारा याद करो पूरा, फिर पूरा याद हो जाए ना, उसके बाद कहीं से भी कुछ भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ो लेकिन बाद में भी थोड़ा बहुत कहीं इधर उधर से ही पढ़ो जितना मिल सकता है, क्योंकि लेकिन जब पढ़ोगे ना एक्स्ट्रा इधर उधर तो कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं मिलेगा, कुछ अलग तो मिलेगा, 2-4 लाइन 5-10 लाइन एक्स्ट्रा मिल जाएंगी, लेकिन बिल्कुल माइंड में एकदम तुरंत जाएंगी, क्योंकि वो सब जुड़ी हुई रहती है। जैसे मैकियावेली को पढ़ने के बाद मैकियावेली के अगर और विचार, अब मैकियावेली की पूरी प्रिंस थोड़ी पढ़ा दूंगा मैं, यहाँ नहीं पढ़ा सकता, अब अलग विचार है, कोई पढ़ाए, जो टीचर अलग पढ़ाएगा तो प्रिंस में कुछ एक्स्ट्रा भी तो पढ़ाएगा आपको। मैं तो जो प्रिंस पढ़ा रहा हूँ वो अकॉर्डिंग टू मेरे पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अगर कोई दूसरा टीचर पढ़ाएगा तो वो अपने अकॉर्डिंग पढ़ाएगा। तो प्रिंस और डिस्कोर्सेज में जो लिखा है वही तो पढ़ा रहे हैं, कोई नया तो पढ़ा नहीं सकते, लेकिन उसके विचारों को जब पढ़ा रहे हैं तो अगर फिर मेरे पढ़ाने के बाद अगर किसी टीचर से आप पढ़ोगे तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आप जान चुके होंगे, तो जैसे ही कहीं से और कुछ और पढ़ोगे तो भी वो आसानी से आपको बहुत अच्छा लगेगा और इंटरेस्टिंग लगेगा, कुछ नया आपको लगने वाला वहाँ नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।